हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, या जिसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं या डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन के टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या बायो के स्टूडेंट्स हैं, कोई किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आपको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है, y = x² + 1। एक इक्वेशन है। क्या है हमारी इक्वेशन है y = x² + 1। तो देखो यहाँ पर ये जो y है, y क्या है, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जिन चीज़ों की वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल, कि जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो y भी क्या है, वेरिएबल। तो y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो x है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x है, x इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र है, वो फ्री है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब y जो x है, इस x की वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी तो हम बोलेंगे कि ये कैसा वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट जो y है, y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। कि सपोज करो अगर x की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1। x की वैल्यू अगर कितनी ले ली, 1, x स्पेस पर 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो y आ जाएगा 1² + 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। x की स्पेस पर अगर हम लेते हैं 2, x की स्पेस पर 2 लिया तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 2² + 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये जो y की एक बार वैल्यू आ गई 2, y की एक बार वैल्यू आ गई कितनी, 5। सपोज करो x हमने ले लिया 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर + 1। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1। तो y की वैल्यू एक बार 1 आई, y की वैल्यू एक बार 2 आई, y की वैल्यू एक बार 5 आई। तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है और y की ये वैल्यूज़ किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यूज़ पे। कि जब हमने x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू भी चेंज हुई। तो इसलिए हम बोलेंगे कि y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो किस पे डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। तो ये वेरिएबल की बात हो गई। अब अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स। जैसे जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी नंबर्स क्या है, फिक्स है। सपोज करो अगर हम बात करें 5 की बात करें तो जो 5 है, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। आज भी 5 है, आज से 10 साल बाद भी 5 रहेगी। जब मैं पढ़ता था तब भी 5 थी, जब आप पढ़ रहे हो तब भी 5 ही है। ऐसा नहीं है कि कल के न्यूज़पेपर में आएगा कि आज से 5 की वैल्यू चेंज होकर 6 हो गई। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो जो 5 है, 5 की वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू किसी और पर डिपेंड नहीं करती, जो वैल्यू आज है वही हमेशा रहेगी। तो 5 है कांस्टेंट, y और x वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब देखो, जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे x चेंज होगा y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम बोलेंगे कि जो y है वो x का फंक्शन है। क्या बोलेंगे हम? जो y है वो x का फंक्शन है। x का फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, y की जो वैल्यू है
हमने क्या कहा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। और उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, उसका लिखने का तरीका है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम वर्ड्स के फॉर्म में बोले तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि जो y है वो x का फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, मतलब अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये एक रिलेशन हो गया। ऐसा कोई भी रिलेशन हो सकता है, ऐसा ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा y और x में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब इसमें ये जो कैलकुलस लिखा है, कैलकुलस का मतलब क्या है, कैलकुलस मैथमेटिक्स के एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी ऑपरेशंस हम करते हैं। उसी में से एक ऑपरेशन है हमारा डेरिवेशन, उसी में से एक ऑपरेशन क्या है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो y है वो x का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। उसी को हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स। डी वाई क्या शो कर रहा है, चेंज इन y। डी वाई का मतलब क्या है, डी वाई का मतलब है y में चेंज। और डी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स का मतलब है x में चेंज। डी वाई मतलब y में चेंज, डी एक्स मतलब x में चेंज। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि जब x में चेंज होगा, जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन, इसका मतलब जब x में चेंज होगा तो y में भी क्या होगा, चेंज। तो dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि चेंज इन y इज़ डिपेंड्स ऑन चेंज इन x, कि जैसे जैसे x में चेंज होगा y में भी क्या होगा, चेंज। तो ये जो dy बाई डी एक्स हमने लिखा है, इसी को हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अभी हमने सिंपल मीनिंग क्या बताया, इसका मीनिंग ये बताया कि जैसे जैसे x में चेंज होगा y में भी क्या होगा, चेंज। कि जो चेंज इन y डिपेंड्स ऑन चेंज इन x। अगर इसको हम वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे कि जो y में चेंज है वो डिपेंड करता है x में चेंज पर। और डेरिवेशन के फॉर्म में, ये डेरिवेटिव्स के फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में हम बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि हम y का क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। किसका, y का डिफ्रेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसका मतलब ये हुआ वही कि हम x के चेंज होने पर y की वैल्यू में क्या चेंज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। कि हमने क्या कहा कि हम y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, उसका मतलब क्या हुआ कि x के चेंज होने पर y में क्या चेंज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इतना क्लियर है। तो ये तो मैंने न्यूमेरिकली आपको समझा दिया, इसी को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं जो बुक में आपका बताया है। तो सपोज़ करो हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये हमने जो वैल्यू ली थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 0, जब x की वैल्यू कितनी ली 1, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 2। तो जब x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई 1, जब x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू आ गई 2, जब x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं कि ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पर हम y की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैल्यू लेते हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, इसी टाइप से इधर भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 1, और इस पॉइंट के लिए x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 0। इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 0। फिर जब x कितना है 1, y था 2, तो x1 मतलब इस पॉइंट के लिए, और ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये शो करेगा कि इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है 2, और इसी पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है 1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2।
फिर x इज इक्वल टू कितना है 2, तब y इज इक्वल टू क्या है 5। तो ये 5 y की वैल्यू यहाँ पर है 5 और ये 2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है 5 है और इसी पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है 2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ, इस टाइप से नहीं, कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। इस टाइप से ही बनेगा ना, ये देखो इस टाइप से हमारा ग्राफ बन गया कि अब कि ये पॉइंट ये सभी पॉइंट्स x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि ये जो y है वो फंक्शन है f(x) का, और इस फंक्शन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको मैं और थोड़ा अच्छा करके बना लेता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से बन रहा है। अब ये इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है x और इधर क्या लिया है हमने y। अब इस ग्राफ पर अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने P, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया Q, ठीक है। इस पॉइंट P के लिए x की कुछ वैल्यू रहेगी, y की कुछ वैल्यू रहेगी। इस पॉइंट Q के लिए x की कुछ वैल्यू रहेगी और y की कुछ वैल्यू रहेगी। तो पॉइंट P के लिए x की जो वैल्यू है वो हमने कंसिडर कर ली x, और पॉइंट Q के लिए x की जो वैल्यू है वो कंसिडर कर ली x प्लस डेल्टा x। ठीक, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। देखो ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ऊपर जा रहा है मतलब y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और आगे जा रहा है मतलब x की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ग्राफ इतना आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ग्राफ इतना आगे बढ़ा मतलब x की वैल्यू x से लेकर कितनी हो गई x प्लस डेल्टा x, कि x की वैल्यू कुछ इंक्रीज़ हुई, कितनी इंक्रीज़ हुई, डेल्टा x इंक्रीज़ हो गई। इसी टाइप से ये ग्राफ ऊपर भी गया, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली y, और पॉइंट Q के लिए y की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली y प्लस डेल्टा y, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ग्राफ ऊपर गया। तो ग्राफ ऊपर गया तो उसमें y की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई, डेल्टा y इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में x की वैल्यू चेंज हुई डेल्टा x, और यहाँ से इतना ऊपर जाने में y की वैल्यू कितनी चेंज हुई, डेल्टा y चेंज हुई। इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू y थी, और यहाँ पर आते आते y प्लस डेल्टा y हो गई। तो कितनी इंक्रीज़ हुई, डेल्टा y इंक्रीज़ हुई। यहाँ पर पॉइंट P पर वैल्यू थी x, आगे बढ़कर वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई, डेल्टा x से इंक्रीज़ हो गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, ये जो PQ है, इस PQ को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप हम किसे कहते हैं, टेन थीटा को हम इस लाइन का स्लोप कहते हैं। कि किसी ने पूछा कि PQ को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या निकालो, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, टेन थीटा, वेयर थीटा इज दिस इज एंगल। कि ये जो PQ है, इस PQ ने ये जो x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन के जस्ट साथ जो एंगल बना है वो एंगल क्या है, थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, टेन थीटा, और हमें टेन थीटा पता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये है एंगल थीटा। तो टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है डेल्टा y, और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा डेल्टा x। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब हम क्या करें, अब हम इस पॉइंट Q को धीरे धीरे करके पॉइंट P के बहुत पास ले आए। पॉइंट Q को धीरे धीरे करके पॉइंट P के बहुत पास ले आए। कि पॉइंट P और पॉइंट Q अगर बहुत पास है, दोनों कैसे है, बहुत पास। तो इसके लिए फिर से हम एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं कि ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। अब हमने क्या किया कि ये पॉइंट P तो वहीं पर है, लेकिन पॉइंट Q को उसके हम बहुत ही पास में लेकर आ गए, ठीक है, इसको बहुत ही पास में लेकर आ गए, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा रीड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक बार रीड्रॉ किया है। तो ये हमारा जो पॉइंट P है वो वहीं पर है, पॉइंट Q यहाँ पर था, उसको पास लाते हम बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट P के बहुत पास ले आए। क्या किया, बहुत पास। अब इस P और Q को हमने ज्वाइन करने वाली क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ की।
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ड्रॉ की, वो लाइन इस ग्राफ की पे क्या रहेगी, टेंजेंट। कि ये ग्राफ था इस टाइप से, यहाँ पर है पॉइंट P, यहाँ पर है पॉइंट Q, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की। तो वो लाइन अप्रोक्सीमेट, ये दोनों किसी बहुत पास है, इतने पास है कि अप्रोक्सीमेट दोनों कोइंसाइड ही करने वाले हैं, एक ही जगह पर आने वाले हैं, आने वाले हैं, आए हैं क्या नहीं, बहुत पास है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमने ये जो लाइन ड्रॉ की, ये लाइन क्या बन जाएगी, ये इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो एंगल बनाया थीटा, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा। तो टेंजेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन। टेंजेंट को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन। तो हमने टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट को, सिर्फ किसी भी ग्राफ पर सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हो, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हो। तो ये दोनों पॉइंट्स इतने पास में है कि अप्रोक्सीमेट एक पॉइंट बन गए। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास में है, उस पर हमने उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन ड्रॉ की, तो अब क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी। उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, तो टेंजेंट का एंगल कितना है, थीटा। तो टेंजेंट का एंगल, टेंजेंट का एंगल, एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेंजेंट थीटा लिखो या टेन थीटा लिखो, बात एक ही है। टेंजेंट बहुत बड़ा नाम था, तो उसी को शॉर्ट में क्या बोल दिया, टेन। तो टेंजेंट का एंगल मतलब क्या, टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही कि इन दोनों के बीच में एक्स की वैल्यू, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ग्राफ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करके बनाऊँ, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जाएगा, तो उसकी x में भी कुछ वैल्यू चेंज हो रही है और y में भी कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, कि ये ग्राफ थोड़ा आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे गया मतलब x में वैल्यू चेंज हुई, और ऊपर गया मतलब y में वैल्यू चेंज हुई। और ये एंगल कितना ही एंगल है, थीटा। ठीक है, तो ये जो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये जो एंगल बनेगा ये कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ एंगल जो बनेगा वो क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो है, ये वैल्यू, ये दोनों पॉइंट P और Q बहुत पास है, तो ये x में जो चेंज है वो बहुत छोटा रहेगा। अप्रोक्सीमेट ये x में जो चेंज है उसकी लिमिट हो जाएगी डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो की तरफ, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल है। मतलब उसकी वैल्यू सपोज करो 0.00000001 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो है क्या नहीं। तो इसलिए हमने लिखा डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। टेंस टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो की तरफ, एरो का चिन्ह बनाया, इक्वल का चिन्ह बनाया क्या नहीं, इक्वल का साइन हमने नहीं बनाया। तो टेंस टू ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो उस डेल्टा एक्स की छोटी सी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx से। तो डेल्टा एक्स को हम क्या लिखेंगे, dx। और जब x में चेंज बहुत छोटा हो तो y में चेंज भी बहुत छोटा होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, कि x में चेंज इन x, डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल है, मतलब बहुत छोटी है। तो x में वो जो चेंज है वो बहुत छोटा है, तो उस छोटे से चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, dx से। और जब x में चेंज छोटा सा है तो y में चेंज भी क्या रहेगा, छोटा सा रहेगा। तो y में चेंज भी क्या लिख दिया कि ये लिमिट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि लिमिट थी, क्या लिमिट थी, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो की। जो x में चेंज था वो ज़ीरो की तरफ जा रहा था, तो ज़ीरो की तरफ जा रहा था, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने बता दिया कि भाई x में चेंज बहुत छोटा है, तो छोटे से चेंज को हमने dx से रिप्रेजेंट किया। और जब x में चेंज छोटा सा था तो कि इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो टेन थीटा है, टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट, कि यही क्या है हमारा स्लोप। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो देखो यहाँ पर इस लाइन PQ का स्लोप क्या था, टेन थीटा। और टेन थीटा कितना था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट ने जो एंगल, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये टेंजेंट नहीं था, ये दो पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहा था। किसी ग्राफ को अगर कोई लाइन क्रॉस करती है तो टेंजेंट रहती है क्या नहीं। तो इस लाइन का स्लोप हमने किसे कहा था, टेन थीटा को। ये क्या है, लाइन का स्लोप। तो लाइन का स्लोप क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यहाँ पर इस वाले केस में हमने क्या बोला कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया,
टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसी को हमने कहा टेंजेंट का स्लोप। उसी को हमने कहा, क्या कहा, इस टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ने जो एंगल बनाया, टेंजेंट का एंगल वही क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स। तो हमने बोला था कि dy बाई डी एक्स तो क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन बोलो या बोलो स्लोप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ का स्लोप या डिफ्रेंशिएशन बात एक ही है। तो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज है कि एक्स में हम चेंज निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अगर हम चेंज निकाल रहे, वाई में चेंज निकाल रहे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज है। वो फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो एक्स वाई जो है, कौन, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो वाई है वो क्या है, एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन है मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वाई भी चेंज होगा। तो हमारी बुक में इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज गिवन है, वो फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, हमने क्या बोला, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हमें निकालना है एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, इसके फॉर्मूले, तो हम लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का साइन डी बाई डी एक्स। जैसे प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, इसे डिफ्रेंशिएशन का साइन क्या है, डी बाई डी एक्स। तो अगर हमें एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये होता है एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या है फॉर्मूला, कि जो भी पावर है वो पावर एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। अब इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -5 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। तो एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का, ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो इसी में काउंट हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना, 1 ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 तो फिर से यहाँ पर यह फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसे तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास होता है एक साइन एक्स, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इसी टाइप से कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जब कॉस का करेंगे तो वो माइनस। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसी टाइप से कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही लिखा है ना, बुक में भी देख लेता हूँ मैं, हाँ, कि जो टेन एक्स है, टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद ये सब फॉर्मूले है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा डी बाई डी एक्स साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसी टाइप से अगर हम कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालें, किसका, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कि अगर बोल दे कि कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स टेन कॉट एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ बचा क्या, हाँ, अगर हमें बोले कि कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट ए है, ए क्या है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, सपोज करो 5 है, ठीक है, 5, तो 5 का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोले तो देखो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, कि वाई में चेंज हम निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और हमने बोला था कि जो वाई है वो एक्स का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा। तो यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन है,
बट ये जो 5 है ये 5 x का फंक्शन है क्या, x में अगर हम चेंज करेंगे तो 5 में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो x में अगर चेंज करेंगे तो 5 में कोई चेंज नहीं होगा, 5 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा मतलब उसमें चेंज कितना है, 0। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, 5 है, a है, b है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अगर फिक्स है, ऐसी कोई वैल्यू है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद 6 क्या है कि अगर हमारे पास लिखा है d/dx a x⁴n, ठीक है, a x⁴n, और यहाँ पर ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो जब सिंगल सिर्फ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और जब कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो, कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, कि कांस्टेंट आ जाएगा डिफरेंशिएशन बाहर और हम सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर इसके बाद और क्या फॉर्मूला गिवन है बुक में कि अगर हमारे पास लिखा है d/dx e⁴x, कि अगर e⁴x का डिफरेंशिएशन करने को बोले x के रिस्पेक्ट में, तो e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x से ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद 8th हमारा रूल है क्या है, d/dx क्या लिखा है बुक में देख लेते हैं, ln x बोल दो, या इसी को हम बोलते हैं log e बेस x, तो log e बेस x बोलो या ln x बोलो, बात एक ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। और कुछ बचा क्या, और तो कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हमने ले लिए कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है u एंड v, क्या है हमारे पास 2 वेरिएबल कि d/dx u मल्टीप्लाइड बाई v, कि 2 वेरिएबल है कि जो u है वो भी x का फंक्शन है, जो v है वो भी x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, मतलब दोनों x पर डिपेंड करते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो u को कंसीडर कर लो फर्स्ट, v को कंसीडर कर लो सेकंड, u को कंसीडर कर लो फर्स्ट, v को कंसीडर कर लो सेकंड। तो ये क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। यह फॉर्मूला है कि जब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में लिखो तो फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड को एज इट इज़ रहने दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट मतलब जहाँ पर फर्स्ट लिखा है वहाँ पर क्या आएगा, u, यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर u, यहाँ v, फिर यहाँ v, यहाँ u। फर्स्ट मतलब हमने किसको फर्स्ट कंसिडर किया, u को, और सेकंड हमने किसको कंसिडर किया, v को, ठीक है। इस u v को हम vu भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखो, बात एक ही है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर लिखा हो dy/dx u/v लिखा हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, u/v लिखा हो कि ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जो नीचे वाला है, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, अपॉन में जो लिखा है उसका कर दो स्क्वायर, फिर जो नीचे वाला है वो एज इट इज़ रहेगा और फर्स्ट का ऊपर वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा और जो नीचे वाला है उसका कर दो डिफरेंशिएशन, मतलब d/dx। ये इसी को वही फर्स्ट बाई सेकंड कंसीडर कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, फिर यहाँ सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट किसको कंसीडर किया है, u को, और सेकंड किसको कंसीडर किया है, v को। अब इसके बाद अगर हमें लिखा है d/dx अपॉन, अगर बोले कि क्या करो dy/dx, dy/dx निकालो, तो dy/dx को ही हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt होल अपॉन dx अपॉन dt, ये लिख सकते हैं क्या, dy/dx को हम dy/dt होल अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि इस dt से ये dt फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वापस dy/dx आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास अगर लिखा है dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन dx। हमने क्या किया, dt से डिवाइड कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इस dt से ये dt फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। और कोई रूल बचा तो नहीं, ठीक है, और तो आई थिंक कोई रूल नहीं बचा है। अब देखो इसके बाद
ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखो एक चीज़ और है कि हमने क्या कहा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो जैसे कि जो हमारा टाइम है, टाइम कैसा इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वो किसी पे भी डिपेंड करता है क्या? नहीं। बट जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड करता है। पोजीशन चेंज होगी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी पोजीशन चेंज होने में किस पर डिपेंड करेगा? टाइम। जब टाइम चेंज होगा तभी पोजीशन चेंज होगी। तो पोजीशन चेंज हो रही है मतलब वो वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल टाइम पर डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और टाइम भी क्या हो रहा है? चेंज। मतलब टाइम भी क्या है? वेरिएबल, बट वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। वो कि अगर मैंने बोला कि चल यार आज टाइम तो थोड़ा रुक जाए यार, मुझे सो जाने दे, तो रुकेगा क्या? नहीं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर तो dx/dt मतलब x में चेंज, x क्या पोजीशन, t क्या है टाइम। तो x में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होता है हमारा? वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब अगर पोजीशन का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। इसी टाइप से वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसे क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, या वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन वो होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। बट हमें तो पता है v किसके इक्वल होता है? dy/dx। तो ये जो d/dt है, d/dt वो तो एज इट इज़, इस v की स्पेस पर हम dx/dt फिर से लिख सकते हैं क्या? तो ये d और d तो कितना हो जाएगा? d² और dt आएगा यार यहाँ dt। तो dt और dt तो क्या हो जाएगा? dt का होल स्क्वायर। तो dt का होल स्क्वायर को हम सिर्फ dt² लिखते हैं। तो ये इसी को हम क्या लिखेंगे? d2x/dt²। इसको क्या पढ़ेंगे? d2 मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन किया किसका? x का। तो अगर x का एक बार डिफ्रेंशिएशन करो और एक और बार डिफ्रेंशिएशन करो तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। तो देखो ये जो हमारे सब फॉर्मूले हैं ये हमने x के लिए लिखे हैं, यही सब फॉर्मूले t के लिए भी हो सकते हैं। अब कोई बोले कि cos x का डिफ्रेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, cos x का डिफ्रेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, तो जो cos x है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है क्या? नहीं। तो टाइम के लिए वो क्या बन जाएगा? 0। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था cos x का। cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है -sin x। बट बोल दे कि cos x का डिफ्रेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, तो cos x t पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, cos x t पे डिपेंड नहीं करता। तो cos x टाइम के लिए बन गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। और अगर बोल दे कि d/dt निकालो किसका? cos t का। किसका निकालो? cos t। तो ये cos किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। तो ये t का फंक्शन है, तो cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -sin t। यहाँ x था, यहाँ x था, x की जगह यहाँ t आ गया, यहाँ t आ गया, तो इधर भी इस x की जगह क्या आ जाएगा? t। तो cos x का t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करने को बोले तो ये बन जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। बट cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि cos t भी टाइम का वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें चेंज निकालना है, तो वो -sin t हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने इंटीग्रेशन की भी वीडियो बना दी है, आप इंटीग्रेशन की वीडियो भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स अपना वाला अजीज़ बोरा, वो वीडियो भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।